बच्चों, आज हम लोग मौर्योत्तर युग का सेकंड लास्ट टॉपिक कुषाण राजवंश पढ़ रहे हैं। सेकंड लास्ट इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अभी दक्षिण भारत में जो संगम राज्य है इसको नहीं पढ़ा है, इसलिए यह सेकंड लास्ट है मौर्योत्तर युग में। लेकिन बच्चों, हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि कुषाण राजवंश प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाले जो विदेशी हैं उसमें ये अंतिम है। मतलब अंतिम विदेशी जिसने प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था वह कौन है? आप कहोगे कुषाण राजवंश है। अब ये जो कुषाण राजवंश है इसको हम लोग देखिए और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे कोई चाउ आंग, कोई, ये तो आपने लिख लिया। फिर दूसरा है चाउ, चाउ, या इसको हटा दीजिए, इसको चाउ कंफ्यूज कर रहा है, चाउ। फिर आंग, आंग, इसको पढ़ने से आपको कुछ लग रहा होगा कि जैसे ये चीनी भाषा का शब्द है। तो जी हाँ, कुषाण राजवंश को चीनी भाषा में कोई चाउ आंग के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये कुषाण लोग निवासी कहाँ के हैं, कहाँ के ये रहने वाले हैं? तो आप कहोगे कि सर ये गोबी रेगिस्तान के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ मैटर रेयर इसमें जा रहे हैं और जो शायद अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दिए तो किताबों में सर्च कर पाना आपके लिए बहुत टिपिकल वर्क हो जाएगा। तो ये निवासी कहाँ के हैं? आप कहोगे कि सर ये गोबी डेजर्ट के हैं या रेगिस्तान के हैं। क्लियर? अब ये जो गोबी रेगिस्तान है इसमें चीन के दो प्रांत हैं। कौन कौन से प्रांत हैं? आप कहोगे कि सर एक है कांसू और दूसरा है निक्सिया। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था जब हम लोग शक डायनेस्टी पढ़ रहे थे या राजवंश पढ़ रहे थे तब। तो आप कह सकते हैं कि कुषाण लोग गोबी रेगिस्तान में बसे हुए दो प्रांत हैं, एक है कांसू, दूसरा है निक्सिया। ठीक है, यही का एक कबीला है। क्या है? आप कहेंगे कबीला या क्लान है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा इस प्रांत में, इन दोनों प्रांतों में, ये देखिए हमने दोनों प्रांत को जोड़ दिया कांसू और निक्सिया। इस प्रांत में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों, इन्हें इन प्रांत में यूची के नाम से जाना जाता था। यूची कबीले के नाम से जाना जाता था। अगर आपको शक का मैटर तैयार है तो इसका इनिशियल मैटर अपने आप तैयार हो जाएगा। आप यहां देखेंगे इनका पड़ोसी कौन है? किसका? यूचियों का पड़ोसी कौन है? तो आप कहेंगे इनका पड़ोसी है हुण। हुण ये इनके पड़ोसी हैं। हुण कहाँ के हैं? चीन से ही हैं। तो इनका हुणों से संघर्ष होता है। किसका? यूचियों का। तो हम यहाँ संघर्ष दिखा देते हैं, हुण और ये यूची। जब हुणों और यूचियों का संघर्ष होता है तो आप याद रखिएगा यूची लोग, ये देखिए रिजल्ट आ गया, परिणाम, यूची हारे। यूची ये क्या हो रहे हैं? ये हार गए। तो जब यूची हार गए तो ये अपना जो मूल प्रांत है, कौन सा इनका मूल प्रांत है? आप कहोगे सर ये कांसू लिखा है, ये निक्सिया लिखा है। तो ये अपने मूल प्रांत को छोड़ने के लिए या अपने प्रांत कांसू और निक्सिया को छोड़ने के लिए विवश हुए। तो जब ये हार गए तो ये भाग करके कहाँ आए? सीर नदी घाटी में आए। कहाँ आ रहे हैं?
सीर नदी घाटी में आए। और इसी का हमने नाम और आपको क्या बताया था, तो आप याद रखिएगा जैक्सो आर्टेट के नाम से हमने शक डायनेस्टी में बता रखा था, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। सीर नदी घाटी में ये आए। अब आपको बताना है ये सीर नदी घाटी में कौन रहता था, ठीक है। तो सीर नदी घाटी में रहता कौन था, तो आपने कल पढ़ा था कि शक रहते थे, ठीक है। अब यहां पर दूसरे के घर में आप आ रहे हैं, तो शकों और यूची के बीच ये संघर्ष होगा। तो इस संघर्ष का क्या परिणाम आएगा, युद्ध होगा। और इस युद्ध में कौन हार गए, शक हार गए। जब शक हारे तो शक कहां जा रहे हैं, ये देखिए शक अपने जो होम टाउन है गृहनगर है इसको ये छोड़ रहे हैं। और छोड़ करके ये कहां जा रहे हैं, तो आप बताओगे कि सर ये छोड़ने के बाद ये लोग आ रहे हैं बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया को आपने क्या पढ़ा था, बल्क, ठीक है। अफगानिस्तान का एक स्थल है बैक्ट्रिया, यहां आ गए। और इसका मतलब अब सीर नदी घाटी में कौन रहने लगा, यूची लोग रहने लगे, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, यूची सीर नदी घाटी में 2 शाखाओं में बट गए हैं। यूची जो कबीला है ये कहां से आ रहा है, कांसू और निक्सिया से भाग कर आया है और कहां रहने लगा, सीर नदी घाटी में रहने लगा। यहां सीर नदी घाटी में कौन रहता था, शक रहते थे। तो जब शक हार गए तो बैक्ट्रिया चले गए। अब यूची रहने लगेगा ना सीर नदी घाटी में। तो जब सीर नदी घाटी में रहा तो इनमें, ठीक है, क्या हुआ, आपसी संघर्ष हुआ। किसमें, यूचियों में आपसी संघर्ष होगा। और फिर यूची, देखिए ये हमने लिख दिया यूची ये 2 भागों में बट गए, जिसे कहा जाता है छोटी शाखा और बड़ी शाखा। ये 2 भागों में बट गए, ठीक है ना। छोटी शाखा और बड़ी शाखा 2 भागों में बट गए। ये जो छोटी शाखा है ये कहाँ चली जा रही है, आप कहेंगे नानसान में चली जा रही है। नान कहाँ पर, नानसान। अब ये नानसान कहाँ है, आप कहेंगे सर ये तिब्बत में है, तिब्बत। तो ये नानसान में चली गई। बड़ी शाखा अब ये कहाँ रहने लगी, सीर नदी घाटी में रहने लगी, ठीक है। कौन रह रहा है, तो आप कहोगे कि बड़ी शाखा यहीं रह रही है। कहाँ रह रही है, सीर नदी घाटी में रह रही है। तो अब हम ये कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए हम देखिए यहाँ पे हटा दे रहे हैं मैटर, ये हटा दिया। अब देखिए ये जो सीर नदी घाटी है, इस सीर नदी घाटी में कौन रह रहा है, तो आप कहोगे कि सर सीर नदी घाटी में रह रहे हैं शकों की कौन सी शाखा, बड़ी शाखा रह रही है। तो ये बताइए जब ये डिवाइड हो गए, आपस में लड़ गए और आपस में लड़ गए तो कमज़ोर होंगे ना। तो इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा करके, ठीक है, हूणों ने, किसने, हूणों ने। और हूणों का साथ कौन दे रहा है, ओसुन एक कबीला है, ओसुन कबीला। ये दोनों एक हो गए और एक होने के बाद इन्होंने किस पर अटैक कर दिया, आप कहेंगे बड़ी शाखा पर अटैक कर दिया। बड़ी शाखा कहाँ रह रही है, आप कहोगे कि सर ये तो सीर नदी घाटी में रह रही है। अब बड़ी शाखा हारेगी, परिणाम क्या आएगा, बड़ी शाखा ये वाली जो है यूचियों की, ये बड़ी शाखा हारेगी। और हारने के बाद ये कहाँ जाएगी बड़ी शाखा, तो अब आप कहोगे यूचियों की जो बड़ी शाखा है ये भाग करके बैक्ट्रिया आएगी। और बैक्ट्रिया में कौन रहता था, बैक्ट्रिया में शक रहते थे, भाग करके वो भी आए थे। अब बेचारे शक, ठीक है, यहाँ से भाग गए, ठीक है, यहाँ से भाग गए। और कहाँ गए वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आप इसके लिए रिप्ले करा लेना, ठीक है। शक को खोलेंगे तो वहाँ आपको ये रिप्ले मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि बैक्ट्रिया में बड़ी शाखा आ गई, लेकिन तब तक बैक्ट्रिया में जब ये बड़ी शाखा रहने लगी तब तक ये बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और यहीं बैक्ट्रिया में बड़ी शाखा, ठीक है, ये कितने भागों में बट गई, बड़ी शाखा 5 भागों में बट गई। और ये जो 5 भागों में बट रही है बच्चों, उन्हीं में से एक भाग है
ठीक है, कुई सुआंग। एक, 5 में एक है कुई, ठीक है, सुआंग, ठीक है बच्चों। बस ये चीज देखा आपने, यही कुई सुआंग भारत में किस नाम से जानी गई है? कुषाण नाम से जानी गई है। क्लियर हो गया? आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। यहीं पर आकर के यही भारत आई है, कौन? कुई सुआंग। और भारत आने के बाद यही किस नाम से जानी जा रही है? कुषाण राजवंश की स्थापना करेगी। इतना मैटर आपको तैयार हो गया? तो अगर इतना मैटर तैयार हो गया तो आपको अब आगे चलना है, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, कुषाण राजवंश का संस्थापक, ठीक है। तो आप ये चीज हेडिंग डाल दीजिए, कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो आइए, तो देखिए हमारे सामने बात आई कि हम ये देखें कि कुषाण राज्य का संस्थापक कौन है। तो ये आपने हेडिंग डाल दिया होगा। तो आप कहेंगे कुजुल कडफिसस, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए ये लिखा है कुषाण, ठीक है। अब यहां हमने लिख दिया सीधे, कुषाण राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, कुई सुआंग का या कुषाण राजवंश का प्रथम राजा कौन है? आप कहोगे कि सर जो प्रथम राजा है वह है कुजुल कडफिसेस, ठीक है। अब एक चीज पूछ सकता है आपसे, कुजुल का चीनी भाषा में या चीनी ग्रंथों में नाम क्या बताया गया है? तो आप याद रखना कि चीनी ग्रंथ है या किताब है चीनी ग्रंथ, और इसका नाम क्या है चीनी ग्रंथ का? आप कहेंगे हाउ हानसू, हाउ हानसू, ठीक है। और हाउ हानसू का लेखक कौन है? आप कहोगे कि सर फान ए, फान ए इसके लेखक हैं। किसके? इस किताब के, हाउ हानसू के लेखक हैं फान ए। अब इस किताब में कुजुल कडफिसेस के साम्राज्य का और कुजुल कडफिसेस के चीनी नाम का उल्लेख किया गया है। तो कुजुल कडफिसेस का साम्राज्य विस्तार देखिए वो कन्फर्म नहीं है। हाँ, इनके नाम को हम देख लेते हैं। इनका नाम क्या बताया गया है? कियू, कियो, कियू, यू और कियो, कियो, कियो किसका नाम है चीनी भाषा में? कुजुल कडफिसेस का नाम है। इनके ये नाम कहाँ लिखा है? हाउ हानसू में। हाउ हानसू किसकी किताब है? आप कहोगे कि सर वो फान ए की किताब है। अब एक चीज आपने सीखा कि अब आप यहां देखिएगा पुरातत्व, मतलब कौन सा पुरातत्व है जो कुजुल कडफिसेस के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो बच्चों, तो आप कहेंगे काबुल से प्राप्त तांबे के सिक्के, प्राप्त ताम्र सिक्के, ताम्र सिक्के। तो ये जो ताम्र सिक्के प्राप्त होते हैं, इसमें एक तो इसका मुख्य भाग हो गया और दूसरा इसका पृष्ठभाग हो गया, ठीक है। तो काबुल से कुजुल कडफिसेस के 2 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के का मुख्य भाग है
और यह उसका पिछला हिस्सा है या पृष्ठ भाग है। ये क्या है? ये मुख्य भाग है। ये क्या है? ये पृष्ठ भाग है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए पहले सिक्के में ग्रीक भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है ग्रीक भाषा में? आप कहेंगे हर्मियस लिखा गया है। हर्मियस की आकृति भी है। ठीक है, हर्मियस की आकृति है। ठीक है, क्लियर? अब हर्मियस कौन है तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कि इंडो ग्रीक में यूक्रेटाइडिस वंश के 2 शासक थे। एक था हर्मियस, दूसरा था एंटियोलकिड्स। तो हर्मियस ने काबुल से शासन किया था और एंटियोलकिड्स ने तक्षशिला से। इसी एंटियोलकिड्स का राजदूत कौन था? आप कहोगे कि सर वह था हेलियोडोरस। पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हर्मियस की आकृति खुदी हुई है, उसकी उपाधि है। और पृष्ठभाग पर कुजुल कडफिसेस लिखा है। तो लिखा हुआ है, किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्ठी में लिखा गया है। तो बच्चों इससे क्या सिद्ध हुआ? इसका मतलब ये है कि कुजुल कडफिसेस हर्मियस का अधीनस्थ था। अधीनस्थ था। अब ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ आ पाएंगे तो यहाँ मुख्य भाग पर किसका नाम आ गया? आप कहेंगे कुजुल का नाम आ गया। तो अब क्या आएगा? अब क्या सिद्ध हो रहा है? कुजुल कडफिसेस का नाम आ गया। इसका मतलब ये है कि हर्मियस या तो मरा या मार दिया गया। और उसके बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किसने कर दिया? आप कहोगे कि सर कुजुल कडफिसेस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके एक राजवंश की स्थापना किया था और उस राजवंश का नाम है कुषाण राजवंश। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ एक प्रश्न और आता है कि कुजुल कडफिसेस किस धर्म का अनुयायी था? तो आप कह दोगे कि सर वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, कैसे सिद्ध होता है? उसके तांबे के सिक्कों से। ठीक है, अब आपको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं दी जा सकती इससे ज़्यादा। ठीक है, तो अब आप अगली बात कर लें। अगली बात क्या है? कुजुल कडफिसेस के बाद अगला जो कुषाणों का शासक आ रहा है वह है बिम कडफिसेस। तो आप हेडिंग डाल दें बिम कडफिसेस। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं बिम कडफिसेस। बिम कडफिसेस। ठीक है, और इसे हम और किसी नाम से जानते हैं तो आप ऐसे कर लेना और लिख लेना कडफिसेस सेकंड भी कहते हैं इसे, सेकंड। ठीक है, किसको? बिम कडफिसेस को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या गया? पहला क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि भारत में जो कुषाण सत्ता है, भारत में जो कुषाण सत्ता है उसका संस्थापक कौन है? आप कहेंगे कि भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक बिम कडफिसेस ही है। ठीक है, आप कहोगे प्रमाण क्या है हमारी बात का? जो हमने कहा उसको आप कैसे प्रमाणित करोगे? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर एक ग्रंथ है हाउ हानसू, चीनी ग्रंथ है हाउ हान सु। लेखक आप जानती हैं, अभी बताया था, फान ए। और इस किताब में क्या लिखा गया कि बिम कडफिसेस तिएनचू का विजेता था। क्या लिखा गया है कि बिम कडफिसेस तिएन, टी-एन, ठीक है, चू का विजेता है, तिएनचू का विजेता है। ठीक है, अब तिएनचू किस चीनी भाषा में किस देश का नाम है या किस क्षेत्र का नाम है? आप कहोगे कि सर चीनी भाषा में भारत को
तियन चू कहा जाता है। ठीक है, अब कह दीजिएगा एक प्रमाण तो आपने ये देखा, दूसरा प्रमाण विजेता है ना तो संस्थापक होगा ना। अब आप दूसरा प्रमाण देखिए, मथुरा में एक स्थान है माट। माट से क्या मिला है? पाषाण मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति मिलती है। और इस मूर्ति पर क्या लिखा है? एक लेख लिखा गया है। वह लेख क्या है? महाराजा धीराज। ठीक है, देवपुत्र कुषाण पुत्र शाही बेम तक्षम। देवपुत्र, ठीक है, कुषाण पुत्र शाही, ये शाही लिखा जाएगा, शाही वेम तक्षम, ये शब्द उत्कीर्ण है। ठीक है, अच्छा, तो दो प्रमाण आपको मिल गया। फिर कह दीजिएगा तीसरा प्रमाण हम आपको दे देते हैं, बिंब की मुद्राएं। बिंब की मुद्राएं, तो बिंब की मुद्राएं कहाँ मिलती हैं? तो आप कहोगे कि सर पूर्वी उत्तर प्रदेश, दो स्थानों से, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके सिक्के मिलते हैं गाजीपुर से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा से। ठीक है, इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, और लेकिन बच्चों एक चीज जरूर याद रखना कि बिंब कटफिशस कुषाणों का पहला शासक है। हमने भारत का नहीं कहा, हमने कुषाणों का कहा। कुषाणों का पहला शासक है जिसने स्वर्ण सिक्के को जारी किया है या सोने के सिक्के को जारी किया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आता है, बिंब कटफिशस की उपाधियां क्या हैं? ठीक है, उपाधियां क्या हैं? तो बच्चों इनकी जो उपाधियां हैं, बिंब की उपाधियां, वो है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, और क्या है? महेश्वर, महेश्वर, और क्या है? आप कहोगे सर सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर। ठीक है, तो ये इनकी उपाधियां हैं। अब प्रश्न आता है कि बिंब कटफिशस का धर्म क्या है? बिंब कटफिशस का धर्म क्या है? आप कहेंगे सर वैदिक धर्म के शैव संप्रदाय का यह अनुयायी है, शैव संप्रदाय का अनुयायी है। आप कहोगे ये कैसे आपने कह दिया? तो आप कहेंगे इनके जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर या मुद्राओं पर क्या है? यज्ञ में आहुति देते हुए, यज्ञ में आहुति देते हुए, ठीक है, बिंब कटफिशस की आकृति है। ठीक है, और बिंब कटफिशस की आकृति है ना स्वर्ण सिक्कों पर है। ठीक है, और अब एक चीज आपको याद रखना है कि इसी सिक्के पर, स्वर्ण सिक्के पर ही शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं। किसकी आकृति बनी हुई है? शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं। और किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आप कहोगे कि सर यूनानी लिपि का या ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया? अब आपसे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक है, कि इनके जो सिक्के हैं वो क्या हैं? तो आप कहोगे कि सर सोने के भी सिक्के जारी किया है इन्होंने, तांबे के भी सिक्के जारी किया है। क्लियर? और बच्चों अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, ठीक है, और अगर कहीं और कुछ लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि उसकी प्रामाणिकता नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका एक उपनाम मिलता है सोटार मेगस। बिंब कटफिशस का दूसरा नाम है सोटार मेगस, लेकिन ये विवादास्पद चीज है। ठीक है, विवादास्पद है। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं कि यह उसका छत्र था, ठीक है ना।
अब आप इस विवाद में न जाओ। अब आप आओ कनिष्क, क्योंकि आपका कार्य इतिहास का निर्माण करना नहीं है, अपितु निर्मित इतिहास को पढ़ना है, अर्थात विवाद से आपको बचना है। ठीक है। अब आपके सामने आ रहा है अगला नाम, बड़ा नाम है, और वह है कनिष्क। एग्जैक्टली हम कुषाण वंश को पढ़ते क्यों हैं? आप कहेंगे कनिष्क के लिए ही पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ यह है कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आप कहोगे कि सर भारतीय इतिहास के पन्नों में यह सर्वाधिक विवादास्पद चीज़ है। ठीक है कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, यह सर्वाधिक विवादास्पद है। लेकिन और इसी विवाद का समाधान करने के लिए ये देखिए 1913 लिखा है और 1960 लिखा है। ठीक है। तो ये 2 बार लंदन हिस्ट्री कांग्रेस की बैठक हुई थी, लंदन इतिहास कांग्रेस की बैठक हुई थी, और इसी बैठक में ठीक है 78 AD को, 78 ईस्वी को, ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानी गई है। ठीक है ना, 78 AD को क्या माना गया है? कनिष्क की राज्याभिषेक की तिथि को माना गया है। इस तिथि को किसने स्वीकार किया? आप कहोगे कि सर प्रोफेसर A.L. वासम सर ने स्वीकार किया। और किसने स्वीकार किया? राखल दास बनर्जी ने इसे स्वीकार किया। ठीक है। और किसने स्वीकार किया है? तो आप कहोगे कि सर एक और बड़ा नाम है, और वो है हेमचंद राय चौधरी। राय चौधरी लिख देते हैं। ठीक है। और किस इतिहासकार ने स्वीकारा है? आप कहेंगे ओल्डनबर्ग ने स्वीकारा है। ओल्डनबर्ग ने स्वीकारा है। ठीक है। फिर मान लीजिए आपसे और पूछा जाता है कि और किसने स्वीकारा? आप कहेंगे कि फर्गुसन ने स्वीकारा। इसके बाद आपको नहीं बोलना है, फर्गुसन ने स्वीकारा है। ठीक है। अब इन सब ने कहा कि कनिष्क की ताजपोशी कब हुई है? 78 AD में हुई है। बच्चों इसी 78 AD को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर इसे हाईलाइट कर लेना बच्चों, हाईलाइट कर लेना। इसी को हम शक, यहीं से हम शक संवत की शुरुआत मानते हैं। इसी को हम कनिष्क संवत भी कहते हैं। ठीक है, कनिष्क संवत भी कहते हैं। लेकिन हमको एक और बड़ी बात स्वीकार करनी है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, मेघनाथ साहा समिति। मेघनाथ साहा समिति का गठन कब हुआ था? आप कहोगे कि वर्ष 1956 में हुआ था। हमने 1956 की बात कहा है, स्वतंत्रता के बाद की बात किया है। और इसी मेघनाथ साहा, ठीक है, के सुझाव पर 22 मार्च 1957 को इसी शक संवत या कनिष्क संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत मान लिया गया। क्या मान लिया गया? राष्ट्रीय संवत मान लिया गया। और इसे हिंदू संवत भी कहा जाता है। इसका पहला महीना कब से शुरू होता है? आप कहेंगे चैत में। हिंदुओं का पहला महीना कब से शुरू होता है? चैत में। अब अगर आप लोग जानते ही होंगे, न जानते हो तो आप याद रखिएगा, यह 22 मार्च या 23 मार्च को चैत का पहला दिन पड़ता है। 22 मार्च या 23 मार्च से चैत का महीना शुरू होता है। क्लियर? तो आपने 78 AD को भी जान लिया। ठीक है, अब कनिष्क का शासनकाल अगर हम देख लें तो यहाँ पर कर लेते हैं। पहले कनिष्क का भी देख लेते हैं। इनके जो वारिस हैं, वंशज हैं, उनको भी एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। कनिष्क का शासनकाल हम लोग कहाँ से ले आएंगे? तो आप कहेंगे सर इनका जो समय है वो 78 AD में बैठते हैं और यह 101 AD तक जाते हैं। तो 78 को हम क्या मान रहे हैं?
अब एक कनिष्क संवत मान लिया या शक संवत मान लिया, तो इसका मतलब 78 और 20, अरे सॉरी 22, ये 100 हो गया, ठीक है। और एक ये जा रहा है 23, तो इसका मतलब ये है कनिष्क ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया है? आप कहोगे 23 वर्षों तक शासन किया है। अगर आपको 24 वर्ष भी आता है तो वो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब कनिष्क के बाद इनका बेटा आएगा हुविस्क। हुविस्क आया नहीं, हुविस्क नहीं आएगा, कनिष्क के बाद इनका बेटा आएगा वाजिस्क, ठीक है, वासिस्क कहा जाता है उसको, वासिस्क। और वासिस्क का जो समय है ये 4 साल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 कनिष्क संवत, ये कितना हुआ? एक कनिष्क संवत हुआ। अब ये कितना कनिष्क संवत हो जाएगा? 24 कनिष्क संवत हो गया, ठीक है। तो बीच में कितना आया? 23 वर्ष आया, 24 भी आप मान सकते हो, इसीलिए हमने कहा। अब वासिस्क का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? 24 कनिष्क संवत प्लस 4 साल ये शासन कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर 28 कनिष्क संवत तक यह शासन करता है, मतलब 24 4 28 वर्षों तक शासन करता है। वासिस्क के बाद इसका बेटा आएगा हुविस्क। अब हुविस्क का जो टाइम पीरियड है वह क्या है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि हुविस्क का जो टाइम है वह 28 कनिष्क संवत या शक संवत से शुरू होता है और यह बहुत लंबा जा रहा है, 60 कनिष्क संवत तक ये चलता है, ठीक है। फिर हुविस्क का जो बेटा आ रहा है वो है कनिष्क सेकंड। कनिष्क सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो छोटा है, ठीक है, मतलब 60 कनिष्क संवत से शुरू होता है प्लस 4 साल जाएगा इक्वल टू 64 कनिष्क संवत तक जाएगा। और इसके बाद वासुदेव आएगा, वासुदेव, और वासुदेव का जो समय है वो थोड़ा लंबा है, 64 से लेकर के और कहाँ तक जाएगा? ये 98 कनिष्क संवत तक जाएगा, ठीक है ना। और अब हमको एक चीज याद रखना है, कनिष्क का साम्राज्य विस्तार, ये हेडिंग आप डाल दीजिए। हम केवल वही बात करेंगे जिससे आपका मतलब है, आपके एग्जामिनेशन से मतलब है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, यहां आप लिख लीजिए कनिष्क का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। तो बच्चों आपको एक पॉइंट करना है, तो आप कहेंगे वेनसोंग, वेनसोंग, ठीक है। इनकी किताब क्या है? CU की, ठीक है। हेनसांग को क्या कहा जाता है? चीनी यात्री हैं और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार क्यों कहा जाता है? जब हम लोग हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो वेनसोंग की किताब है CU की। तो वेनसोंग CU की में लिखते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया में, मध्य एशिया में कहाँ तक फैला था? आप कहोगे कि सर यारकंद में फैला था। यारकंद है, खोतान है, ठीक है, कासगर है, ठीक है, क्लियर। तो इन स्थानों तक यह बताता है, ठीक है। और आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट आपको एक चीज लिखना है यहाँ पर इस लिख दो कि इस प्रकार कनिष्क का साम्राज्य प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य है। क्या है? इंटरनेशनल एम्पायर है, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य है। आप कहेंगे कि सर मौर्यों के बारे में कहना चाहिए था, ठीक है, अनेक देशों में फैला था। नहीं सर, ठीक है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का संस्थापक कौन है? भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आप कहोगे कि सर कनिष्क है, ठीक है। अब इनका जो साम्राज्य विस्तार है वह अन्य कहाँ कहाँ पर है? तो आप लिख लीजिएगा अन्य क्षेत्रों में विस्तार, ठीक है। तो आप आओ और लिखो एक। इसके बाद आप कहेंगे सिंध में इनका विस्तार था, तो आप कहिएगा यस सर। कैसे आप कहोगे?
आप कहोगे कि सर सुई विहार अभिलेख से। सुई विहार अभिलेख किसका है? आप कहोगे कि सर कनिष्क का है। अब इसके बाद क्या है? पंजाब में इनका विस्तार है। सिंध के बाद पंजाब में इनका विस्तार है। ये आप कहाँ से कहोगे? आप कहोगे कि सर जद्दा और मणिक्याल अभिलेख से। जद्दा और मणिक्याल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए इनके साम्राज्य में क्या बिहार था? वर्तमान बिहार जो प्रांत है वो था? आप कहोगे यस सर था। कैसे आप कह सकते हो? आप कहोगे कि सर कुमारलाट नाम का एक लेखक है जिसकी किताब क्या है? आप कहोगे कि सर कल्पना मंडी टीका। कल्पना मंडी टीका है। और कल्पना मंडी टीका में, ठीक है, क्या बताया गया है? ठीक है, इसे बिहार का शासक बताया गया है। बिहार तक इसका शासन बताया गया है। तो क्या गांधार इनके साम्राज्य में था? इसको नीचे होना चाहिए था, गांधार इससे पहले आना चाहिए था। खैर कोई मतलब नहीं है। गांधार इनके शासन में था। आप कहेंगे यस सर सीयूकी में लिखा हुआ है। सीयूकी में गांधार को, ठीक है, कनिष्का, ठीक है, एक क्षेत्र बताया गया, राज्य बताया गया है। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, अफगानिस्तान क्या इनके राज्य में था? आप कहोगे एस सर। कैसे आप कह सकते हो? तो आप कहोगे कि सर वार्दक अभिलेख से। वार्दक अभिलेख से। वार्दक कहाँ है? आप कहोगे सर काबुल में है। ठीक है। और क्लियर हो गया? तो इससे आपने देखा यार ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य है। और इस बड़े साम्राज्य की राजधानी तो आपने पढ़ा ही नहीं। इस बड़े साम्राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? आप कहोगे कि सर पुरुषपुर है। पुरुषपुर। पुरुषपुर को पेशावर कह सकते हैं आप। पेशावर किसकी राजधानी थी? आप कहोगे कि सर कनिष्क की राजधानी थी। अब बच्चों एक बात और आता है, आप करते जाइएगा। कनिष्क का धर्म हेडिंग डाल दीजिए। कनिष्क का धर्म क्या है? ये देखो धर्म, आप हेडिंग डाल दो धर्म। ठीक है, कनिष्क का धर्म। तो आप कह दो कि सर कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या है? यह फॉलोअर है, अनुयायी है। ठीक है। और देखिए इसी के काल में कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन श्रीनगर में पड़ता है, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? आप कहोगे कि सर इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है, वसुमित्र ने। और यहीं पर उन्होंने विभाषा शास्त्र को प्रस्तुत किया था, मतलब उनकी किताब है। और विभाषा शास्त्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है। आपने ये जान लिया। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष लिख लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि असघोष थे। और असघोष को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे भारत का जॉन मिल्टन कहा जाता है। जॉन मिल्टन कहा जाता है। किसमें? असघोष को जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वह क्या है? इसी असघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। असघोष ही बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बंदा है। क्लियर? तो आपने ये सब चीज़ें जान लिया है ना। और एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है, किसी चौथी बौद्ध संगीत में आकर के बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। पढ़ चुके हैं आप। ठीक है। अब इनके दरबारी कौन कौन हैं? ठीक है। कनिष्क के
दरबारी। हम करें, हम आपसे केवल क्वेश्चन जहाँ से आपका मतलब है केवल वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दरबारी, इसको अगर आपने छोड़ दिया, जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, तो अगर आपने इस पॉइंट को छोड़ दिया, ठीक है, तो वह एक आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे बड़ी बात मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता था, ठीक है। दरबारी कौन कौन है, तो आप यार, एक तो आप याद रखो वसुमित्र हैं, दूसरे भारत के मिल्टन हैं, घोष हैं, ठीक है, और तीसरा क्या है, आप कहेंगे भारत के आइंस्टीन, नागार्जुन हैं। नागार्जुन को क्या कहा जाता है, आप कहोगे कि सर भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, और इन्हीं नागार्जुन के नाम पर कुछ बनाया गया है। आप कहेंगे कि सर नागार्जुन कोंडा की स्थापना की गई है। पढ़ चुके हैं आप, नागार्जुन कोंडा की स्थापना की गई है, और यही नागार्जुन कोंडा है जिस केंद्र से बौद्ध धर्म दक्षिण भारत को पहुंचा है, ठीक है। और बच्चों एक बात हमको और याद रखना है, यही नागार्जुन है जिन्हें भस्म थेरेपी का जनक कहा जाता है। भस्म थेरेपी, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भस्म थेरेपी के जनक हैं। भस्म थेरेपी क्या होता है, धातुओं के भस्म से चिकित्सा का निदान, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे तो आपको कहता नहीं है डाबर च्यवनप्राश आप लेते हैं, या कोई, हम ये तो कंफर्म नहीं कि कौन से च्यवनप्राश में है, लेकिन उस पर लिखा रहता है, च्यवनप्राश के किसी बॉटल पर लिखा रहता है, ठीक है। सोना देता है आपको तेज, मतलब मजबूत तन, और चांदी देता है आपको तेज दिमाग, ठीक है। आप सोना चांदी भस्म, डाबर च्यवनप्राश, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, है ना। अब बच्चों हमें एक बात और याद रखना है कि इनके दरबारी में और कौन आता है। हाँ, एक चीज़ आप और याद रखते हैं कि नागार्जुन ने बताया तो जा चुका है, सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया है, और नागार्जुन की 2 किताबें भी हैं, माध्यकारिका है, और एक किताब इनकी और है, और वो है प्रज्ञा पारमिता। ये नागार्जुन की किताबें हैं। अब बच्चों हमको एक चीज़ और याद रखना है, और ये नागार्जुन रहने वाले कहाँ के हैं। आप कहेंगे कि सर ये विदर्भ के एक ब्राह्मण हैं, विदर्भ के ब्राह्मण हैं। ये विदर्भ मतलब बरार, मतलब महाराष्ट्र के ये क्या है, एक ब्राह्मण हैं। अब एक चीज़ इनके सामने और आता है, और वो है इन कनिष्क के दरबार में चरक भी रहते हैं। और चरक कौन थे, आप कहेंगे सर चरक संहिता के लेखक हैं। और एक बात और याद रखना है कि चरक ही कनिष्क के क्या हैं, डॉक्टर हैं, राज वैद्य हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, पार्स। ये मैटर हमको वहाँ बताना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बता पाया, आपको यहाँ हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। पार्स के सुझाव पर ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। मतलब पार्स के कहने पर ही चौथी बौद्ध संगीत की बैठक कुंडलवन में बुलाई गई थी, या सुझाव पर बुलाई गई थी। एक और है संघरक्षित। संघरक्षित कौन है, तो आप कहोगे कि सर संघरक्षित कनिष्क के राज पुरोहित हैं। क्लियर। और अब आपको याद रखना है कनिष्क के काल में कला, कनिष्क के काल में कुछ कलाएं विकसित होती हैं। आप कहोगे एस सर, गांधार कला विकसित होती है। गांधार और मथुरा कला का विकास होता है, और गांधार कला भी आप पढ़ चुके हैं, मथुरा कला भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, पेशावर या पुरुषपुर में कनिष्क ने 400 फीट ऊंची मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है। और यही जो ऊंची मीनार है, इसी को अल बरूनी ने अपनी किताब, ठीक है, तहकीक हिंद में, कौन सी किताब, तहकीक ए हिंद में क्या नाम दिया है,
आप कहोगे कि सर कनिष्क चैत्य नाम दिया है। ठीक है, आपने इसे पढ़ लिया और अब आपको याद रखना है कनिष्क का प्रशासन। तो आइए हम लोग कनिष्क का प्रशासन देखते हैं। बहुत कुछ तो नहीं बताया जा सकता कनिष्क के प्रशासन पर। तो कनिष्क का प्रशासन अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले हमको एक बात याद रखना होगा। ठीक है, कनिष्क का जो साम्राज्य है, पहला पॉइंट साम्राज्य, तो इसने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को वो क्या कहा करता था? ठीक है, आप कहेंगे क्षत्रपियाँ कहता था। क्षत्रपियों। ठीक है, क्षत्रपियों में बांट रखा था, मतलब प्रांतों में बांट रखना था। इन क्षत्रपियों के जो प्रमुख हुआ करता था, मतलब जो गवर्नर होता था, उसे क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर उसे क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक अभिलेख है, देखो ये विवादास्पद अभिलेख है, सारनाथ अभिलेख। इसमें विवाद क्या है? कहीं पर आपको लिखा होगा कि यह ब्रह्मकटफिसस का है और कहीं पर लिखा होगा कि यह कनिष्क का है और इस पे 3 कनिष्क संवत लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि यह कनिष्क का ही है। ठीक है, लेकिन क्लियर, इसमें नहीं जाना है। तो आप कहेंगे कि सारनाथ अभिलेख है और इस सारनाथ अभिलेख में क्या बात लिखी गई है? तो आप कहोगे कि सारनाथ अभिलेख में 2 क्षत्रपों का नाम लिखा गया है। एक है खरप्लान और दूसरा कौन है? तो आप कहोगे कि सर दूसरा जो बंदा है वो है बनस्पर। तो बनस्पर बनारस की जो क्षत्रपी है उसका गवर्नर है, बनारस का, और खरप्लान मथुरा का है। ठीक है, मथुरा क्षत्रपी का गवर्नर है। ठीक है, अब हम लोग इनकी उपाधि से मैटर को निकालेंगे। पहली चीज आप याद रखिएगा, एक और चीज, दंड नायक का पद सबसे पहले अगर किसी ने बनाया है तो वह कनिष्क ने बनाया है, दंड नायक। ठीक है, क्लियर? लेकिन अब हमको याद रखना है एक बड़ी बात, इनकी उपाधि क्या है, इससे भी मैटर निकल जाएगा। ठीक है, तो कनिष्क की उपाधि क्या है? तो बच्चों कनिष्क की जो उपाधि है उसमें क्या क्या उपाधियां आती हैं? तो पहली चीज आप याद रखिएगा, कनिष्क की जो उपाधि आती है उसमें देवपुत्र आता है। और क्या आता है? सायो, नानो, सायो। एक और आता है महाराजाधिराज। अब इससे देखिए क्या बात आई, देवपुत्र। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि कनिष्क अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था, मतलब अपने को देवता मानता था। और यह चीज उसने कहां से लिया है? आप कहेंगे चीन से लिया है, क्योंकि चीन के शासक स्वर्गपुत्र की टाइटल धारण करते थे। ठीक है, अब सायो, नानो, सायो का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सामंत, और नानो का मतलब होता है का, सायो का मतलब है सामंत। तो सामंतों का सामंत, मतलब सामंतवाद का जो बीजांकुरण सातवाहनों ने किया था वह अपने यौवन में कब दिख रहा है? तो आप कहोगे यौवन में तो नहीं, लेकिन किशोरावस्था आप कह सकते हो। किशोरावस्था में कहाँ दिखता है? तो आप कहोगे कि या कनिष्क के काल में दिखता है। महाराजाधिराज का मतलब क्या हुआ? राजाओं का राजा। ठीक है, इसका मतलब सामंतों का सामंत, मतलब राजाओं का राजा। ठीक है ना? और अब इससे ज़्यादा मैटर आपको नहीं दिए जा सकते, संभव नहीं है। अब हमारे सामने एक बात आता है, कनिष्क कालीन समाज। तो अगर हम कनिष्क कालीन समाज की बात करें तो आप कह दिएगा सर कनिष्क कालीन जो समाज है यह वर्णवादी है सर। ठीक है, यह कैसा है? वर्णवादी है। और विदेशी जो जातियां हैं जैसे शक है,
ठीक है, इंडो ग्रीक्स हैं, शक हैं, पहलो हैं, कुषाण हैं, वो इसी भारत का जो वर्ण है इसी में शामिल होती चली गई। और इन्हीं को जो शामिल हो गई विदेशी जातियां, किसमें शामिल होंगी? क्षत्रिय वर्ण में शामिल हुई। ठीक है, तो जब ये क्षत्रिय वर्ण में शामिल हुई तो इन्हीं को क्या कहा है मनु ने? ब्रात्य क्षत्रिय कहा है। ब्रात्य क्षत्रिय मतलब पतित क्षत्रिय कहा है। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि कनिष्क के काल में ही या कुषाणों के काल में ही जो श्रेणियां हैं, ठीक है, यह जातियों में बदल गई। जैसे आप देखते हैं ना, श्रेणी का मतलब क्या है? व्यावसायिक संगठन। तो आप जैसे देखते हैं कहार होता है, सुनार होता है, तो ये सब क्या है? सुनार का मतलब सोने का कार्य करने वाला, लोहार क्या है? लोहे का कार्य करने वाला। आज वो जाति बन गई है। ठीक है, और अब जब आपने इतनी बातें आप याद रखा तो आप याद रखिएगा कि प्रोफेसर बीएनएस यादव, प्रोफेसर बीएनएस यादव, तो प्रोफेसर बीएनएस यादव का कहना है, ठीक है, क्या कहना है कि कनिष्क कालीन जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है या परिस्थिति है, इसी से सामंतवाद का उदय हुआ है। सामंतवाद का उदय हुआ। देखिए, जो सामाजिक स्थिति थी हमारे यहाँ की, वो क्या चीज़ थी भाई? यहाँ पर ऊंच नीच था, छूत अछूत था, वर्ण थे, जातियाँ थी। ठीक है, तो अब सामाजिक स्थिति क्या थी? यहाँ की बहुत डामाडोल थी। और आप याद रखिएगा कि भारत में वर्णों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का संचालन होता रहा है। ये बहुत दुखद बात रही। वर्णों के आधार पर शिक्षा संचालित होती रही। आज भी आप देखते हैं कि वर्णों के आधार पर जो है, ठीक है, अब तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन पहले हम लोगों के बचपन में, ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम लोग या कोई भी बंदा जब अपने स्कूलों और कॉलेजों में जाता था एडमिशन करने के लिए, तो वहाँ पर जाति आधार पर भेदभाव किया जाता था और उसके आधार पर उसे हे करके देखा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक दृष्टिकोण से जब ये लोग कमज़ोर थे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमज़ोर थे। और फिर जब ये विदेशी सत्ताएं आईं तो इसने समस्त वर्णों को, समस्त जातियों को, ठीक है, वो पीट डाला। पीट करके मतलब अपना अधीनस्थ बना लिया और अधीनस्थ बना करके इन सब पर जो है क्षेत्रीय रूप में शासन करना शुरू किया। और यही जो क्षेत्रीय शासक थे, यही सामंत के नाम से जाने गए। ठीक है, तो हमने सामाजिक आर्थिक आपको समझा दिया है कि भारत कुषाण काल में जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, जो बदलाव आ रहा था, उसी बदलाव से सामंतवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब आर्थिक स्थिति की बात हम लोग करते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है कुषाण काल की। तो बच्चों पहली बात याद रखना, ठीक है, कुषाण काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ठीक है, कैसे स्वर्ण युग हो गया? आप कहेंगे सर सिल्क मार्ग के कारण, सिल्क मार्ग या सिल्क रूट के कारण जो है भारत सोने की चिड़िया में बदला। ठीक है, और सोने की चिड़िया शब्द का प्रयोग किसने किया है? प्लिनी ने किया है। प्लिनी ने किया है। कहाँ पर किया है? नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। ठीक है, अब ये सिल्क मार्ग को हम लोग जान लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ को जाता था। तो आप कहेंगे कि सर ये चीन से निकलता था, और चीन से निकल करके ये कहाँ को जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, भारत में एंटर करता है, फिर भारत में होते हुए, ठीक है, उज्जैन होते हुए फिर ये तक्षशिला को निकल जाएगा। ठीक है, मथुरा में एंटर करता है, मथुरा से फिर वो तक्षशिला को निकल जाएगा। ठीक है, उज्जैन होते हुए तक्षशिला को निकलेगा, फिर तक्षशिला से ये कहाँ जाएगा? आप कहोगे कि सर अफ़गानिस्तान में जाएगा। अफ़गानिस्तान से कहाँ जाएगा? आप कहोगे ईरान में जाएगा, और ईरान से कहाँ जाएगा? रोम में जाएगा। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि प्लिनी ने कहा है, क्या कहा है कि ये जो मार्ग जा रहा है, ये जो रूट चल रहा है, इस रूट पर जो है भारतीय जो ट्रेडर्स एक बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सिल्क होता है चीन का।
ठीक है, और खरीदार होता है रोम, और ले जाने वाला कौन है? भारतीय व्यापारी है। तो अब वो करता क्या है कि चीनी जो सिल्क है, ठीक है, इसको जब यहाँ रोम में लेके आता है तो सोने से बदल देता है। ठीक है, क्लियर? और आप याद रखिएगा, इससे रोमन अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, और इस रोमन प्रभावित अर्थव्यवस्था का विवरण प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका में दिया है। ठीक है, क्लियर? लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जो रोम है, यहाँ पर भारत से कौन कौन सी चीज़ें जाती थीं, तो आप कहिएगा सर मोती है, मलमल है, ठीक है, मसाला है, ठीक है, ये सब चीज़ें जाता था। ठीक है, फिर चंदन भी आप कह सकते हैं, साउथ इंडिया से निकल करके ये चंदन भी जाया करता था। ठीक है, क्लियर हो गया? और अब हमको एक चीज़ याद रखना है, और आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा हम इसे करंट से जोड़ लेते हैं। आज इसी सिल्क मार्ग को पाना चाहता है कौन? आप कहेंगे हमारा पड़ोसी चीन इसी मार्ग को पाना चाहता है, अक्साई चीन से वह इसी मार्ग को निकालना चाहता है। ठीक है, गलवान घाटी और ये सब जो अक्साई चीन के जो मैटर हैं वो इसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, और अब हमको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक है, और वो है इनके उत्तराधिकारी। तो इनके उत्तराधिकारी तो हमने आपको बता दिया, कोई मैटर तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसको हम बता देते हैं। वासिष्ठ का समय आप लिख लीजिए, 24 कनिष्ठ संवत से 28 कनिष्ठ संवत है। यह चीज़ 24 कनिष्ठ संवत में वो सत्तासीन होते हैं। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? आप कहेंगे कि सर मथुरा अभिलेख से होती है, और 28 कनिष्ठ संवत ये सांची अभिलेख से होती है। ठीक है, और यही है वासिष्ठ के बारे में जानकारी। आप और जानना चाहते हैं तो बस इतना लिख लीजिएगा कि राजतरंगड़ी में ठीक है, वासिष्ठ को जुस्क नाम दिया गया है। ठीक है, अब वासिष्ठ का बेटा कौन आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये हुविस्क आता है, और हुविस्क का आपने समय पढ़ लिया है ना। ठीक है, तो अब हुविस्क जो है के बारे में आपको याद रखना है कि हुविस्क का जो पहला कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, आपको जो जानना है वो ये है कि हुविस्क ने कुषाणों की राजधानी को पेशावर से उठा करके मथुरा कर दिया था। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि हुविस्क किस धर्म का अनुयायी था? आप कहेंगे वैदिक धर्म का अनुयायी था। और जो इसके सिक्के हैं, उन सिक्कों पर क्या है? तो आप कहेंगे कि सर स्कंद और विशाख की आकृतियां खुदी हैं। स्कंद और विशाख की आकृतियां खुदी हुई हैं। ठीक है, इसने 2 शहर बसाया था। ठीक है, किसने? हुविस्क ने। एक सुंदर वन है, और दूसरा ये सुंदर वन मथुरा में है, और दूसरा है कनिष्कपुर, और ये कश्मीर में है। ठीक है, आज भी इसके नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हुविस्क के बाद कनिष्क सेकंड के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, और हम टाइम भी आपको नहीं बता पाए थे। ठीक है, संभव है कि वह कुछ दिनों तक ही शासन किए हों या कुछ महीने तक शासन किए हों। कनिष्क सेकंड यहाँ लिखा हुआ था, हमने कर दिया कनिष्क सेकंड। और बच्चों याद रखना कि कनिष्क जो सेकंड हैं, इनमें बस एक चीज़ याद रखना, और कोई दूसरी बात याद करनी ही नहीं है। इनकी जो उपाधि है वो है कैसर या सीजर की इनकी उपाधि है। कैसरा सीजर की उपाधि है। ठीक है, और इसका अगला शासक है वासुदेव, और वासुदेव ये शैव मतावलंबी है। लेकिन जो हमको बड़ी बात याद रखनी है, वो याद रखना है कि वासुदेव के सिक्कों पर ही चतुर्भुजी बिच्छू की आकृतियां खुदी हैं। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुजी, मतलब बिच्छू के 4 हाथ दिखाए गए। कब? ठीक है, वासुदेव के काल में, या आप कह सकते हैं कुषाणों के काल में। लेकिन आप याद रखिएगा कि वासुदेव के काल में एक और बड़ी बात हो रही है कि जो छोटे छोटे सामंत हैं, जैसे मालो है, और कौन है?
योधे है, और अगर आप और बात करना चाहें तो आप कहेंगे नाग है। ठीक है, ये सब जो क्षेत्रीय सत्ताएं हैं ये विद्रोह कर जाती हैं, और विद्रोह करने के साथ ही ये कुषाण सत्ता का अंत कर जाती हैं। ठीक है बच्चों, हमने केवल और केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर मैटर को खींच करके रख दिया है। ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि आप इसमें से कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो क्या किया है, खुद ही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होकर के दिया है। हाँ, जो चीज़ें इसमें मान लीजिए कि भाई हम नरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो नरेशन है मान लीजिए कि इसमें कोई एक आध पॉइंट अगर छूटा होगा तो वह जब टेस्ट आएगा तो उस टेस्ट से, ठीक है, वह कवर कर जाएगा। ठीक है, और बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।